हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। ये सेशन नंबर 99 है। 98 तक आप सेशन देख चुके हैं और कल सेशन नंबर 100 होगा, तो देखते ही देखते हम एक शतक पूरा कर लेंगे। सबसे पहले हम कॉमन एरर्स डिस्कस कर लेते हैं। इसी टॉपिक से आधारित, इसी पैसेज पर बेस्ड ये कॉमन एरर्स हैं। पहला क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटर्स रूटीन डिफर टू द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव रीडिंग ऑफ प्रोसीजर रेदर देन द स्पिरिट ऑफ द लॉ। सबसे पहले तो आप इसमें ये समझिए ना कि इसका हिंदी अर्थ क्या है। हालांकि जो भी वर्ड्स हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही इस एडिटोरियल के थ्रू, तो हम उस वर्ड को ना ज़्यादा फोकस करके सीधा सीधा थोड़ा सा एक रफ आइडिया निकाल लें, तो उससे आपको पता लग जाएगा किस तरीके से डील करना है। एडमिनिस्ट्रेटर्स रूटीन डिफर, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, प्रशासक जो हैं, वो दैनिक रूप से डिफर करते हैं मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव रीडिंग को और प्रोसीजर। ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रतिबंधात्मक व्याख्या है प्रोसीजर की, प्रक्रिया की, उसको वो डिफर करते हैं किसकी बजाय, स्पिरिट ऑफ लॉ की बजाय, कानून की जो एक उद्देश्य है उसकी बजाय। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो होना चाहिए रूटीनली। क्या होना चाहिए? रूटीन के स्थान पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? रूटीनली आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये आपकी वर्ब है और वर्ब से पहले विशेषता बताने के लिए हम क्या लगाते हैं? वर्ब से पहले हम लगाते हैं एडवर्ब। इसलिए यहाँ पे रूटीनली की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? रूटीनली की आवश्यकता है। ए आपका आंसर होगा। क्लियर है? नंबर 2 में आइए। इन द नालसा केस, इस केस में द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द स्टेट, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को ऑर्डर दिया टू ट्रीट ट्रांस पर्सन्स, कि जो ट्रांसजेंडर वाले लोग हैं उनको वो ट्रीट करे एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। किस रूप में? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के रूप में। एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड के साथ में एक प्रेपोजिशन होता है, वो लगता है टू, जो कि एंटाइटल्ड हो, हकदार हो किसका? वेलफेयर मेजर्स का, जो भी परोपकारी योजनाएं हैं या परोपकारी कोई भी चीज़ है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर एंटाइटल्ड में टू आएगा। एंटाइटल्ड के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन के रूप में टू का ही प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नंबर 3 में आइए। नंबर 3 कह रहा है, इन स्पाइट द लॉ बीइंग क्लियर ऑन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। इन स्पाइट जो है ना, ये इस तरह से बैठता है। इन अलग होता है, स्पाइट अलग होता है, ओव अलग होता है। इन स्पाइट ओव, तो इसके बावजूद, ये के बावजूद का मीनिंग देता है, और इसके साथ में, इसके बराबर में हम लगाते हैं डिस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ के साथ साथ हम क्या यूज करते हैं? डिस्पाइट यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है कि लॉ बीइंग क्लियर ऑन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, खुद की पहचान, संबंध, पहचान जो है ना, मतलब इस बात को लेकर स्पष्ट है। इन स्पाइट ऑफ द लॉ, मतलब इस चीज के बावजूद कि जो कानून है, बीइंग क्लियर ऑन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, की अपनी खुद की पहचान पर आप स्पष्टता बरतें। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप्स, जो भी नौकरशाही संबंधी स्थापित संस्थान हैं, ऑफन डो नॉट एक्ट, अक्सर वो काम नहीं करते हैं, अनलेस कंपेल्ड बाय हायर अथॉरिटीज, यदि उनको हायर अथॉरिटीज के द्वारा कंपेल ना किया जाए, मजबूर ना किया जाए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या आना चाहिए? यहाँ पे आपका आंसर आएगा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप्स ऑफन डो नॉट एक्ट अनलेस कंपेल्ड बाई हायर अथॉरिटीज। खैर हमने तो ट्रांसलेशन कर ही लिया है इसका, ये वाला पहले ही सेगमेंट में आपका आंसर ए है। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। ब्यूरोक्रेटिक की स्पेलिंग आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे हम 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशन बोर्ड्स, जो विश्वविद्यालय है और एजुकेशन बोर्ड्स हैं, इंसिस्टेड, इन्होंने जोड़ दिया। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप ज़्यादा आप डिमांड करते हो, कोई चीज़ की आप उस चीज़ के प्रति जोड़ देते हो, है ना, परसिस्ट करते हो, उसको बोलते हैं इंसिस्ट करना। यूनिवर्सिटी और एजुकेशन बोर्ड जो हैं उन्होंने इंसिस्ट किया दैट करेक्शंस मस्ट बिगिन विद द अर्लीस्ट सर्टिफिकेट, कि करेक्शंस जो हैं वो शुरू होने चाहिए सबसे जो पहले वाले सर्टिफिकेट हैं उनके साथ। क्वालिफाइंग रिकॉग्निशन इन अ कैस्केडिंग सेट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल्स। यहाँ पे क्वालिफाई जो है ना, इसका मतलब है डिपेंड करना या फिर रेस्ट्रिक्ट करना या लिमिट करना, जो इस बात पर निर्भर है, मतलब पहचान पर निर्भर हो। इन अ कैस्केडिंग सेट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल्स, कैस्केडिंग मतलब श्रृंखलाबद्ध होता है, एक के बाद एक जो होता है उसको बोलते हैं।
सेट का मतलब ग्रुप है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल्स मतलब नौकरशाही से संबंधित जो स्वीकृतियां हैं उसके लिए बात कर रहा है। तो यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशन बोर्ड्स, जो विश्वविद्यालय और एजुकेशन बोर्ड्स हैं, इंसिस्टेड, उन्होंने जोर दिया, दैट की करेक्शंस मस्ट बिगिन विद द अर्लीस्ट सर्टिफिकेट, कि जो भी संशोधन करने हैं वो शुरुआती सर्टिफिकेट है वहां से करने शुरू होने चाहिए, जो इस बात पर निर्भर करेगा है ना। एक्चुअल में क्वालिफाइंग जो है ना वो किसका काम कर रहा है यहाँ पे, डिपेंडिंग का काम कर रहा है। क्वालिफाइंग का मतलब यहाँ पे क्या है, डिपेंडिंग। और आपको पता है कि डिपेंड के साथ में हम प्रपोजिशन क्या ऐड करते हैं, ऑन लगाते हैं, इन नहीं लगाते, इसलिए आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नंबर 5 पे आइए। नंबर 5 आपसे कह रहा है, टुगेदर विद द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसपर्सन्स आर दस एंटाइटल्ड टू हैव देयर अफर्म्ड आइडेंटिटी सीमलेसली रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स। टुगेदर विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ, ठीक है, ट्रांसपर्सन्स आर दस एंटाइटल्ड टू, जो ट्रांसपर्सन्स है, जो ट्रांसजेंडर वाली कैटेगरी के लोग हैं, वो इस प्रकार से एंटाइटल्ड हैं, हकदार हैं। एंटाइटल्ड टू है ना वो एक फ्रेज है और एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद आईएनजी लगता है। आईएनजी लगता है तो यहाँ हैव नहीं आएगा, हैविंग आएगा। अब दो तरह की दुविधाएं आपके दिमाग में चलेंगी कि हैविंग तो होता ही नहीं है, तो बेटा वो तब नहीं होता जब हैव का मतलब रखना हो, पोजीशन हो, है ना, ओन हो, पजेज करना हो, तब नहीं लगता। दूसरा, आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि साहब टू के साथ तो बेस फॉर्म आती है, ये हैविंग कैसे आ गया। तो ये टू अगर इसका हिस्सा होता हैव का तो आप बेस फॉर्म लगाते, लेकिन ये टू तो किसका हिस्सा है, एंटाइटल्ड का, इसलिए यहाँ पे हैविंग आएगा, हैव नहीं आएगा। बात क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब चलते हैं हम आज के एडिटोरियल पर। आज के एडिटोरियल का जो टोन है वो है क्रिटिकल एनालिटिकल। क्रिटिकल एनालिटिकल, आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक। कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे इनर्शिया मिलेगा, रिजिडिटी मिलेगा, ऐसे शब्द मिलेंगे जिनसे हम ये एक कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ जो थीम है वो कैसी है। थीम है यहाँ पे वो एक प्रकार से क्रिटिकल थीम है। दूसरा, आपको कुछ ऐसे केसेस मिलेंगे, नालसा वाला केस मिलेगा, उससे आपको लगेगा कि ये एनालिटिकल है, विश्लेषण भी लेखक ने किया है। तो क्रिटिकल एनालिटिकल थीम आधारित ये एडिटोरियल है। किसके बारे में एडिटोरियल है, तो ये पैसेज जो है वो बताएगा आपको गैप बिटवीन लॉ एंड प्रैक्टिस, कि कानून क्या है और व्यवहार में क्या चीजें हैं, कानूनन क्या बात ठीक है और व्यवहारात्मक चीज है वो क्या चीज ठीक है। ठीक है। Although the Supreme Court नालसा केस एंड द ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 गारंटी, कह रहा है यद्यपि सुप्रीम कोर्ट और जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट है 2019 वाला, ये दोनों ही गारंटी देते हैं किस चीज की, द राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी जेंडर। ये गारंटी देते हैं किस अधिकार की, द राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी जेंडर, कि आपके पास अधिकार है कि आप अपना जेंडर खुद से घोषित करिए कि मैं इस जेंडर का हूं। फिर भी नया क्लॉज है, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया एंड रिजिडिटी, जो भी नौकरशाही निष्क्रियता है और यहाँ पे जो रिजिडिटी है, रिजिडिटी मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस जो है, प्रिवेंट ट्रांसपर्सन्स फ्रॉम गेटिंग देयर अफर्म्ड आइडेंटिटी, ये रोकते हैं किसको, ट्रांसपर्सन्स को, जो ट्रांसजेंडर वाली कैटेगरी के लोग हैं उनको। किससे रोकते हैं, कि वो अपनी अफर्म्ड आइडेंटिटी मतलब घोषित या फिर पुष्टि की हुई या कॉर्पोरेट की हुई जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको वो प्राप्त ना कर पाए। रिकॉग्नाइज्ड स्मूथली इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जो कि मान्यता प्राप्त होते हैं उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार। और ये देखा गया था डॉक्टर लेशराम्स केस में, राइट। तो यहाँ पे ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं पहली, ये इसी लाइन से आप समझ सकते हैं, यही से डिड्यूस कर सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं किस बारे में, हम बात कर रहे हैं पैसेज किस बारे में है, पैसेज है इसके बारे में, इसमें जो अंतर है लॉ और प्रैक्टिस में उस बारे में, कि भाई लॉ के अंदर तो ये चीजें हैं, फिर भी वैसे व्यवहारिक रूप में देखें तो इसमें ये चल रहा है। ठीक है, बाकी आप विस्तार से हम पढ़ेंगे तो और बेहतर आपको क्लैरिटी बनेगी। चलिए, ये आज का एडिटोरियल है, इसका टाइटल है पनिशिंग प्रोसेस। पनिशिंग जो है ना, इसका सिनोनिम आप लिख सकते हो प्यूनिटिव। पनिशिंग का एक सिनोनिम आप डाल सकते हैं प्यूनिटिव, मतलब दंडात्मक। क्या कह सकते हो, दंडात्मक, प्यूनिटिव। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। पनिशिंग यहां पे एडजेक्टिव होगा, प्रोसेस यहां पे नाउन है। ये तो नाउन है और ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। तो कह रहा है कि पनिशिंग प्रोसेस का मतलब हो गया वो प्रक्रिया जो क्या है, दंडात्मक है। किसको लेकर लिखा गया है, जेंडर आइडेंटिटी को लेकर लिखा गया है। ठीक है, लैंगिक पहचान। और रिकॉग्निशन का मतलब होता है मान्यता,
एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट लिख रखा है उधर, इसको लेकर लिखा गया है। जेंडर आइडेंटिटी रिकॉग्निशन मतलब लैंगिक पहचान मान्यता, इसको लेकर एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो दंडात्मक प्रक्रिया जो है वो इसका टाइटल हुआ, और लैंगिक पहचान मान्यता इसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। इसका जो पीडीएफ है जो हम पढ़ रहे हैं, इसका हूबहू पीडीएफ आपको प्राप्त होगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही आपको एक नया पीडीएफ 2 दिनों से प्रोवाइड करवाया जा रहा है टेलीग्राम चैनल पर। उस पीडीएफ में आप देखेंगे कि आपको प्रत्येक वर्ड का वर्ड कैटेगरी क्या है, उसका यूसेज क्या है, उसका आप सिनोनिम क्या है, उसके हिंदी मीनिंग क्या है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। चलो इसको विस्तार से डिस्कस करना स्टार्ट करें। जेंडर आइडेंटिटी रिकॉग्निशन मतलब लैंगिक पहचान मान्यता, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसकी वर्ब है ये वाली, मस्ट नॉट बी ट्रैप्ड, और ध्यान से समझिए कि ये वर्ब जो है वो पैसिव वॉइस में है, क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म आपको दे रखी है। और ट्रैप क्या है? जाल में फंसाना है। ट्रैप खैर नाउन भी हो सकता है, ट्रैप वर्ब भी हो सकती है। यहाँ पे ये वर्ब आपको दिख रहा है क्योंकि थर्ड फॉर्म है, तो ट्रैप यहाँ पे जाल में फंसाना, इसको पढ़िए। और वैसे इसको इंग्लिश में एनस्नेयर या कैच के रूप में दे रखा है आपको। तो लैंगिक मान्यता, जो लैंगिक पहचान मान्यता है, उसको बिल्कुल भी नहीं फंसाना चाहिए इन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, मतलब नौकरशाही वाली बाधाओं में। हर्डल्स क्या है? हर्डल्स का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, हर्डल्स का मतलब हिंड्रेंस है, ठीक है। हर्डल्स का मतलब रेस्ट्रिक्शंस हैं। कुल मिला के प्रतिरोध हो, विरोध हो, रुकावटें हो, बाधाएं हो, ब्लॉकेज हो, वो सब क्या कहलाएंगी? हर्डल्स कहलाएंगी। ब्यूरोक्रेटिक यहाँ पे अगर मैं वर्ड कैटेगरी की बात करूँ तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा, ये आपका हर्डल्स है वो नाउन कहलाएगा। ये रेड कलर में जो दे रखा है वो जो बच्चे पुराने उनको पता है कि ये सब्जेक्ट होता है, और बाकी जो ये पार्ट बच गया आपका, ये क्या कहलाती है? वर्ब, ठीक है। तो जेंडर आइडेंटिटी रिकॉग्निशन को बिल्कुल भी जाल में नहीं फंसाना चाहिए, और जाल किसका है? ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का है। यहाँ वाले जो आपको वर्ड्स दे रखे हैं उनका मैं हिंदी में नोट कर देता हूँ। रिकॉग्निशन का मतलब है मान्यता, जिसको इंग्लिश में हमने कहा एक्सेप्टेंस या एक्नॉलेजमेंट। ट्रैप का मतलब है जाल में फंसाना, ठीक है। एटवंस का मतलब है तुरंत भी होता, लेकिन खैर यहां तुरंत नहीं है, यहां पे इसका मतलब है साथ साथ, सिमल्टेनियसली या कॉन्करेंटली। और कमेंट्री जो है वो टीका टिप्पणी को हम बोलते हैं, टीका टिप्पणी, ठीक है। इंग्लिश में आप देख ही रहे हैं कि एनोटेशन, कमेंट या रिमार्क। आगे देखिए क्या कह रखा है। तो जो नए बच्चे हैं वो समझ लें कि जो रेड कलर में आपको दिख रहा है वो सब्जेक्ट है, ब्लू कलर में आपको दिख रहा है वो या तो कोई डिफिकल्ट वर्ड हो सकता है या फिर आपका ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। मणिपुर हाई कोर्ट्स ऑर्डर, मणिपुर हाई कोर्ट का आदेश। आदेश दिया किसको है? स्टेट को दिया है, राज्य को दिया है। सोच के देखिए राज्य कौन सा होगा। जब मणिपुर हाई कोर्ट अगर है तो मणिपुर राज्य की बात ही कर रहा है, इसका मतलब ये डेफिनेट हुआ। डेफिनेट अगर हुआ तो हमने द का प्रयोग किया, ठीक है। तो मणिपुर हाई कोर्ट का आदेश, आदेश किसको है? स्टेट को। और क्या आदेश है? टू इश्यू फ्रेश एकेडमिक सर्टिफिकेट्स। फ्रेश का मतलब है न्यू, कि आप जारी करिए, और जारी क्या करना है? नए एकेडमिक सर्टिफिकेट जारी करने हैं। किसको? बैकोनी लेशराम को। बैकोनी लेशराम जो है वो एक डॉक्टर का नाम है, महिला डॉक्टर है, सबसे पहली महिला डॉक्टर है, ट्रांसजेंडर इस कैटेगरी में बात हम कर रहे हैं, तो उसके लिए कहा गया है। तो ये नाम है इज एट वंस, एट वंस का मतलब सिमल्टेनियसली या कॉन्करेंटली। तो ये कह रहा है कि मणिपुर हाईकोर्ट का आदेश, आदेश है मणिपुर राज्य को, किस लिए है? जारी करने के लिए। क्या? नए अकादमिक सर्टिफिकेट्स। और किसको देने हैं? इसको। इज, अब ये जो आदेश है ये इज आ गया, इसकी वर्ब। एट वंस, ये दोनों चीजें साथ साथ में हैं। अब मैटर ऑफ इंडिविजुअल जस्टिस, एक तो है निजी न्याय या व्यक्तिगत न्याय का मुद्दा है ये, और साथ ही में लार्जर कमेंट्री, बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर ये टीका टिप्पणी है ऑन द स्टेट ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स। और ये टीका टिप्पणी है किस पर? इस स्थिति पर। स्टेट का मतलब यहाँ अवस्था है, स्थिति है। स्थिति किसकी है? ट्रांसजेंडर राइट्स की स्थिति है, कि ट्रांसजेंडर का मतलब जो जन्म से उसका जेंडर अलग हो, लेकिन उसके बाद बड़े होने पता लगे कि मैं ये जेंडर जो है इसको एक्सेप्ट करता हूं, वो प्रोक्लेम कर दे तो उसको हम ट्रांसजेंडर कैटेगरी में डालते हैं। तो ये इन राइट्स के आधार पर जो स्थिति है उस पर टीका टिप्पणी की बात की है। तो ये ऑर्डर की वर्ब आपने ली इज, ठीक है। एट वंस को हम कहेंगे यहाँ पे एक फ्रेज, आप इसको एडवर्बियल फ्रेज भी लिख सकते हैं। ये कमेंट्री जो है वो यहाँ पे है नाउन, लार्जर जो है वो आपका एडजेक्टिव, और डिग्री कंपैरेटिव आपको दे रखी है ये डिटरमिनर,
ठीक है साहब। तो ये तो फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया, रिपीट कर देता हूँ। मणिपुर हाई कोर्ट का आदेश है राज्य को, किस लिए है? नए अकादमिक सर्टिफिकेट जारी करने का। जारी किसको करना है? रिसीवर या रेसिपिएंट लेशराम हो गए। ये दोनों चीज़ें साथ साथ में हैं। एक तरफ तो है ये मामला इंडिविजुअल जस्टिस का, दूसरी तरफ है बड़े स्तर पर कमेंट्री का, और कमेंट्री किस पर है? इस चीज़ पर कमेंट्री है, राइट। नंबर 2 भी देखिए, व्हाट शुड हैव बीन अ सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शन। ये जो व्हाट आपका दे रखा है ये प्रोनाउन है, व्हाट एडजेक्टिव भी हो सकता है अगर इसके बाद नाउन होता तो, चूंकि नाउन नहीं है इसके बाद तो प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? तो इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं इसको, चूंकि ये क्वेश्चन तो बना नहीं रहा तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं। व्हाट शुड हैव बीन अ सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शन, ये व्हाट की वर्ब है, शुड हैव बीन। और ये पूरा जो दे रखा है आपको, यहां व्हाट से लेकर और यहां तक, ये पूरा भी एक सब्जेक्ट है, ये क्लोज बन रहा है आपका। तो व्हाट शुड हैव बीन, देखो शुड का मतलब होता है बेटा चाहिए, और शुड हैव बीन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है चाहिए था। तो ये एक पास्ट, मतलब किसी भी मॉडल को पास्ट बनाने का तरीका ये है कि आप सोचते हैं कि शुड है तो ये शैल का पास्ट होगा, ऐसा नहीं है। याद रखने के तरीके से ठीक है, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो शैल का पास्ट शुड नहीं है। तो शुड अगर पास्ट करना हो, शैल एक अलग मॉडल है, शुड का एक अलग प्रोसेस है, और शुड का पास्ट आपको करना हो तो शुड के साथ आप लगाइए हैव, और चूंकि एच है तो बताया हुआ है मैंने आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेस करी है, तो ये शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म इसका पास्ट कैटेगरी में जाएगा। व्हाट शुड हैव बीन अ सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शन, क्या चीज होनी चाहिए एक बिल्कुल सामान्य प्रशासनिक सुधार के रूप में। अब ये पूरी चीज, इसकी वर्ब है बिकेम, ये बनी, ये बिकम की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। ये बनी क्या? अ लीगल बैटल, एक न्यायिक लड़ाई। नॉट बिकॉज द लॉ लैक्स प्रोविजंस, इसलिए नहीं बनी क्योंकि इस कानून में कमी है। ये द लॉ है वो सब्जेक्ट आपका हो गया, इसकी वर्ब है लैक्स। लैक नाउन भी होता है, कमी, लैक्स यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब कमी होना। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये आपको दे रखा है कमी होना, लैक। लैक का मतलब कमी होना। इसकी वर्ड कैटेगरी जिसको आप पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, ये वर्ब है। बी विदाउट, बी डेफिशिएंट इन। फ्रस्ट्रेटेड जो है वो यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वैसे एडजेक्टिव ये थर्ड फॉर्म के रूप में बना ना, वर्ब से ही है, पास्ट पार्टिसिपल कैटेगरी है, इसका मतलब है रोकना। तो थ्वार्ट कह सकते हो, हिंडर कह सकते हो, ब्लॉक कह सकते हो। इनर्शिया जो शब्द है ये इनर्ट से बना है, नाउन है वैसे, और इसका मतलब है निष्क्रियता, ठीक है। इसको आप इनएक्टिविटी कह सकते हो, स्लगिशनेस एंड एपैथी। रिजिडिटी है, ये भी नाउन है, इसका मतलब कठोरता है। फिर एंटाइटल्ड है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है हकदार, हकदार होना, ठीक है। और एंटाइटल्ड के साथ में हमेशा हम टू को प्लेस करते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए क्या कहना चाहता है कि व्हाट शुड हैव बीन, व्हाट की वर्ब शुड हैव बीन है, और पूरे इस क्लोज की वर्ब है वो बिकेम है। क्या चीज होनी चाहिए थी एक सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शन मतलब प्रशासनिक सुधार, वो बन गया एक लीगल लड़ाई। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं बना कि लॉ में कमी है प्रोविजंस की, प्रोविजंस का मतलब होता है प्रावधान। बट बिकॉज, बल्कि इसलिए बना कि इट्स इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? लागू करने का प्रोसेस, जिसको आप सिनोनिम्स की कैटेगरी में डालें तो एग्जीक्यूशन या एप्लीकेशन लिख सकते हैं, लागू करने का प्रोसेस। बल्कि इसलिए कि इट्स इंप्लीमेंटेशन रिमेन्स फ्रस्ट्रेटेड, कि इसकी जो लागू करने का प्रोसेस है वो बना हुआ है। रिमेन का मतलब है जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में कंटिन्यू करना। फ्रस्ट्रेटेड मतलब है कि ब्लॉक्ड है, थ्वार्टेड है, हिंडर्ड है, राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं। बाय इनर्शिया मतलब निष्क्रियता से, एंड ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी मतलब नौकरशाही वाली कठोरता से। और इसीलिए मैंने कहा कि इसका टोन जो है पैराग्राफ का वो आपका टोन क्रिटिकल है। क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि यहाँ दो वर्ड्स देखिए, एक रिजिडिटी जो नेगेटिव टोन का वर्ड है और एक इनर्शिया नेगेटिव टोन का वर्ड है। तो लेखक यहाँ पे आलोचना कर रहा है जो भी यहाँ दे रखा है आपको। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, फुल स्टॉप तक का पार्ट पूरा हुआ तो एक सेंटेंस पूरा हो गया। क्या चीज होनी चाहिए थी? एक सामान्य प्रशासनिक सुधार, वो चीज बन गई एक न्यायिक लड़ाई। इसलिए नहीं बनी क्योंकि कानून के अंदर प्रावधानों की कमी थी, बल्कि इसलिए बन गई क्योंकि इसका जो इंप्लीमेंटेशन है, इसको लागू करने का जो प्रोसेस है वो ब्लॉक्ड है, वो रुका हुआ है। और किस कारण रुका हुआ है? एक तरफ तो है निष्क्रियता, दूसरी तरफ है न्याय, आपकी जो नौकरशाही वाली कठोरता है उसके कारण। क्लियर? अगला सेंटेंस हम पढ़ें तो इसमें इन नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक केस का नाम है। अगर आप लॉ पढ़ते हैं तो वहां पे आप इस प्रकार के केसेस देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ वो देखना है। तो इस पर्टिकुलर केस में द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड, सुप्रीम कोर्ट से पहले हमेशा द लगेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास लगाया रिकॉग्नाइज्ड, ये इसकी वर्ब हो गई।
इसने रिकॉग्नाइज किया मतलब पहचाना। द राइट, राइट मतलब अधिकार, अधिकार के साथ टू लगता है, किसका अधिकार? अधिकार है सेल्फ आइडेंटिटी का, खुद की पहचान का। आइडेंटिफाई जेंडर है मतलब खुद ही अपने जेंडर की पहचान करें, ये अधिकार। एंड ऑर्डर्ड द स्टेट, और इसने आदेश दिया, ये ऑर्डर्ड भी किसकी वर्ब है? सुप्रीम कोर्ट की। इसने आदेश दिया किसको? स्टेट को। स्टेट कौन सा है? मणिपुर है। पता लग गया हमें देखते ही मणिपुर की बात कर रहा है, इसलिए हम द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और क्या आदेश दिया? टू ट्रीट ट्रांस पर्सन्स, कि जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी वाले लोग हैं उनको आप ट्रीट करें। किस रूप में ट्रीट करें? तो ट्रीट के साथ में हम लगाते हैं एज। ट्रीट करें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, दोनों ही एडवर्ब हैं, सोशली एडवर्ब है, एजुकेशनली एडवर्ब है, एंड कंजंक्शन है। और एंड फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म एज वेल। पैरेललिज्म का मतलब ये हो गया कि दोनों साइड्स में सेम चीजें आएंगी, बैलेंस करता है ये। एंड के लेफ्ट में आपने देखा कि अगर एडवर्ब है तो एंड के बाद में भी आपने एडवर्ब ही देखा। और बैकवर्ड क्लासेस दे रखा है, बैकवर्ड है वो क्या है? बैकवर्ड है एडजेक्टिव, और क्लासेस क्या है? नाउन। एंटाइटल्ड टू का मतलब हो गया जो हकदार है, और हकदार किसका है? वेलफेयर मेजर्स का, मतलब परोपकारी जो स्टेप्स हैं उसका। मेजर्स का मतलब क्या होता है? मेजर्स का मतलब उपाय होता है, मेजर्स का मतलब कदम होते हैं, तो स्टेप्स आप इसको कह सकते हैं। क्लियर? एक बार रिपीट कर दूं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिकार को मान्यता दी। अधिकार क्या था? कि अपने जेंडर का खुद से आप पहचान करें, और स्टेट को इसने ऑर्डर दिया कि वो ट्रांस पर्सन्स को ट्रीट करें, किस रूप में? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उस रूप में, और जो हकदार हैं वेलफेयर मेजर्स के। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? आगे देखिएगा, थर्ड स्लाइड में कह रहा है द प्रिंसिपल वॉज कोडिफाइड इन द ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019। द प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। अब सिद्धांत जो हम बात कर रहे हैं उस सिद्धांत की बात कर रहे हैं। ये जो सिद्धांत जो पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा, द लगा हुआ है, इसको कोडिफाई किया गया, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपकी पास्ट, आप ये मानिए कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो दिस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस ऑफ सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। कोडिफाई करने का मतलब क्या होता है? कूटबद्ध करना, और कूटबद्ध करने के लिए हमने लिखा इंग्लिश में फॉर्मुलेट या सिस्टमेटाइज करना, मतलब संहिता में ढालना कह सकते हो, ठीक है भाई। संहिताबद्ध करना, नियमों में बांधना, इन सबको हम बोलते हैं कूटबद्ध करना। कूटबद्ध करना ये कोडिफाई है। सिनोनिम्स इसका फॉर्मुलेट और सिस्टमेटाइज है। ऑब्लिगेट जो शब्द दे रखा है, ऑब्लिगेट का मतलब क्या है? ऑब्लिगेट का मतलब है मजबूर करना। ऑब्लिगेट का मतलब क्या है? मजबूर करना, कंपेल या फोर्स। अफर्म का मतलब क्या है? अफर्म का मतलब है पुष्टि करना, ठीक है, डिक्लेयर करना, असर्ट करना, दावा करना, पुष्टि करना। और सीमलेसली का मतलब है त्रुटिहीन तरीके से, आसान तरीके से, ठीक है, या बिना रोक टोक के। तो इसको मैं यहां पे जो एग्जैक्ट आपका मीनिंग निकलेगा वो ये निकलेगा, बिना रोक टोक के। क्या निकलेगा? बिना रोक टोक के, बगैर रोक टोक के, ठीक है। ये इसके मतलब है। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। द प्रिंसिपल वॉज कोडिफाइड, जो सिद्धांत था उसको कूटबद्ध किया गया, किसमें? ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019। यहां एक बात और समझने की है, एक्ट जहां कहीं भी आएगा वहां पर द लगेगा। आप पूरे इंग्लिश में कहीं पर भी देखिएगा, whenever we talk about any kind of act, there we have to place the before that। तो यहां पे द आ गया, ठीक है। तो जो सिद्धांत था उसको कूटबद्ध किया गया, उसको नियमों बांधा गया, और नियम किसके? नियम ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 के। विच रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंध बताएगा। संबंध किससे बताएगा? अपने एंटीसीडेंट से, पूर्वगामी शब्द से। पूर्वगामी शब्द है एक्ट 2019। ये 2019 के लिए क्या दे रखा है? यही एक्ट था जिसने कि ये भी किया, ऑब्लिगेट भी किया। ऑब्लिगेट का मतलब क्या है? ऑब्लिगेट का मतलब कंपेल किया, फोर्स किया, इंपेल भी लिख सकते हैं आप। यहां पे एक वर्ड और डाल लीजिएगा, इंपेल। इनका मतलब होता है मजबूर करना, बाध्य करना। तो इस एक्ट ने मजबूर कर दिया अधिकारियों को, किस लिए? कि वो रिकॉग्नाइज करें, वो मान्यता दें अ पर्सन सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर, कि किसी व्यक्ति ने खुद ने जो घोषित कर दिया कि मेरा जेंडर ये है, उसी को मान्यता दें। एंड इश्यू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, और वो जारी करे आधिकारिक दस्तावेज। ये यहां तक का फुल स्टॉप लग गया, मतलब एक सेंटेंस अपना पूरा हो गया। और फुल स्टॉप को भी पीरियड हम बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ये फुल स्टॉप भी हम अन इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर पंक्चुएशन के अंदर आप इसको प्रॉपर एक नाम देंगे तो इसका मतलब होता है पीरियड। प्रिंसिपल को कोडिफाई किया गया इस एक्ट में। इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने अधिकारियों को बाध्य कर दिया। किस लिए बाध्य किया? ये काम करने के लिए। रिकॉग्नाइज का ऑब्जेक्ट है कि पर्सन का सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर,
वे अधिकारियों को बाध्य किया कि आप मान्यता दें किसी व्यक्ति के खुद के द्वारा घोषित जेंडर को और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उनको जारी करें। एक काम की बात और, ऑल्सो एडवर्ब है और ऑल्सो की पोजीशन जो है जनरली मैन वर्ब के पहले होती है। अगर मैन वर्ब नहीं यहां पे होती और लिंकिंग वर्ब होती इज एम आर वॉज वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब के बाद में ही आता। तो जनरली तो ये आता है मैन वर्ब से पहले, और वैसे अगर लिंकिंग वर्ब हो तो लिंकिंग वर्ब के बाद में। ठीक है, ये दो कंडीशंस आप ध्यान रखें। हेल्पिंग वर्ब अगर दे रखी है और मैन वर्ब दे रखी है तो फिर इनके बीच में ये तीन कंडीशन ध्यान रखें ऑल्सो की। जहां कहीं भी आप ऑल्सो देखेंगे इन्हीं कंडीशंस में देखेंगे। आगे दे रखा है टुगेदर विद आर्टिकल्स 14 एंड 21, दोनों आर्टिकल्स के साथ साथ, टुगेदर विद जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन दोनों आर्टिकल्स के साथ। और ये आर्टिकल हैं किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमेशा ही आपको दे देखने को मिलेगा संविधान से पहले, तो दोनों आर्टिकल्स के साथ साथ आर्टिकल संविधान के। ट्रांसपर्सन्स आर दस एंटाइटल्ड, ट्रांसपर्सन्स जो हैं, जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लोग हैं, ये इसकी वर्ब हो गई। ये इस प्रकार से 10 है वो एडवर्ब होता है। एंटाइटल्ड हैं, एंटाइटल्ड टू, एंटाइटल्ड में टू लगेगा बताया था मैंने। एंटाइटल्ड टू जो है वो एक पूरा एक ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप नहीं होता बेटा, ग्रुप होता है, ध्यान रखें। और एंटाइटल्ड टू के बाद में आईएनजी आ रहा है। ठीक है, ये आईएनजी क्यों आ रहा है? वैसे जनरली वी सी की टू के साथ बेस फॉर्म लगाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि टू अगर इसका हिस्सा होता तो हम बेस फॉर्म लगाते हैं। टू चूंकि इसका हिस्सा नहीं है इसलिए हम यहां पे किसका यूज करेंगे? एंटाइटल्ड टू चूंकि एक पूरा फ्रेज है इसलिए हमने इसमें आईएनजी लगाया। अफर्म्ड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नाउन है, अफर्म्ड एडजेक्टिव है। और मैं आपसे पूछूं कि एडजेक्टिव की भी कौन सी कैटेगरी है, तो इसको डाल दीजिए आप पास्ट पार्टिसिपल में। कैसे? कि किसी भी नाउन से पहले कोई वर्ब आप लगाओगे, और नाउन के पहले आने का अधिकार वैसे एडजेक्टिव का होता है, तो नाउन से पहले वर्ब लगाओगे तो वो वर्ब के साथ साथ बनेगा एडजेक्टिव। तो इसका मतलब उसे हम कहेंगे वर्बल एडजेक्टिव, और वर्बल एडजेक्टिव को हम कहेंगे पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल जनरली दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं V0 प्लस ING, और पास्ट पार्टिसिपल है उसके लिए हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म। तो आप देखें यहां पे कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म में अफर्म्ड ईडी लगा हुआ है। इसका मतलब इसको मैं क्या नाम दूं? पास्ट पार्टिसिपल नाम दूंगा। ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं इनके साथ साथ ट्रांसपर्सन्स जो हैं वो हकदार हैं किस चीज के? अपने पुष्टि किए हुए आइडेंटिटी के, मतलब उन्होंने खुद ने घोषित किया है, उन्होंने खुद ने पुष्टि की है इस पहचान के। सीमलेसली रिकॉग्नाइज्ड, जो कि बिना रोक टोक के रिकॉग्नाइज की गई है, मान्यता दी गई है किसमें? सभी संस्थागत रिकॉर्ड्स में, सभी संस्थागत जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल जो है वो आपका एडजेक्टिव है। एल एंडिंग वर्ड जनरली एडजेक्टिव होते हैं। रिकॉर्ड्स जो है ये आपके नाउन है, और इससे पहले ऑल जो है वो डिटर्मिनर है। ठीक है, ये आपका इस स्लाइड का सारा काम कंप्लीट। आइए नेक्स्ट पे। यट, यट एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, मतलब विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में आता है। वट एवर वी हैव टॉक्ड इन अर्लियर स्लाइड्स, द एग्जैक्ट ऑपोजिट विल सी हियर कि यट फिर भी देयर लिव्ड रियलिटी, ये पूरा ही जो है ना लिव्ड रियलिटी ये फ्रेज है। लिव्ड रियलिटी होता क्या है? एक्चुअल एक्सपीरियंस, रियल लाइफ सिचुएशन, ये है आपके जीवन की वास्तविकता। ठीक है, तो जीवन की वास्तविकता कह सकते हो या वास्तविक जीवन की स्थिति कह सकते हो। तो वास्तविक जीवन स्थिति, वैसे मैं फिर कह रहा हूं कि PDF में मैंने सारे हिंदी में लिखे हुए हैं। वास्तविक जीवन स्थिति। साइट जो है इसका मतलब जिक्र करना है। सिम्टोमेटिक जो है वो एक प्रकार से सुझावात्मक कह सकते हो, प्रतीकात्मक कह सकते हो कि वो सिम्टम किस चीज का है, प्रतीकात्मक। और ये जो है मलेज है, ये मलाज नहीं है, मलेज है, याद रखिएगा। इसका मतलब है बीमारी। आप इसको बेचैन भी कह सकते हो, बेचैनी भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा, यट फिर भी देयर लिव्ड रियलिटी, उनकी जो वास्तविक जीवन की स्थिति है, इज वेरी डिफरेंट। अब ये देयर किसके लिए आ रहा है? ये पिछले स्लाइड में आप देखिएगा, उससे आपको निकाल लेना है कि देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, प्लूरल कोई नाउन दे रखा उसके लिए। ये देयर लिव्ड रियलिटी का जो वर्ब है वो इज है। उनकी जो जीवन की सच्ची हकीकत है वो बहुत ही डिफरेंट है। डिफरेंट है वो आपका एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का अधिकार एडवर्ब का है, तो वेरी एडवर्ब हो गया। डिस्पाइट द लॉ बीइंग क्लियर, डिस्पाइट क्या चीज है? डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है। डिस्पाइट के बराबर आप क्या रख सकते हैं? तो इसके बराबर आप इन स्पाइट ऑफ, और याद रखिएगा तीनों ही अलग अलग वर्ड्स में जाएंगे।
इन स्पाइट ऑफ लगा सकते हैं, डिस्पाइट में ऑफ लगा नहीं सकते, ये प्रश्न आता है एग्जाम में। और चूंकि वो डिस्पाइट प्रेपोजिशन है तो उसका प्रभाव देखिएगा बीइंग आ रहा है, प्रेपोजिशन के बाद में कोई वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म में आती है। तो ये कह रहा है डिस्पाइट द लॉ बीइंग क्लियर, इसके बावजूद कि लॉ तो बहुत ही स्पष्ट है, किस चीज को लेकर, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को लेकर, खुद की पहचान को लेकर। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप्स, जो नौकरशाही वाले जो स्थापित संस्थान हैं या फिर जो भी सेटअप्स हैं, ऑफन डू नॉट एक्ट अनलेस कंपेल्ड बाय हायर अथॉरिटीज, वो अक्सर काम नहीं करते, और काम नहीं करते कब नहीं करते, तो अनलेस है वो यहाँ पे कंजंक्शन है और इसका मतलब होता है इफ नॉट, यदि नहीं। अनलेस मतलब नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नोट कभी लगाते नहीं है। कंपेल्ड का मतलब इंपेल्ड है, फोर्स है, कोवर्स है, बताया था हम पिछले स्लाइड में, बाध्य करना, मजबूर करना, और मजबूर कौन करे, हायर अथॉरिटीज, उच्च अधिकारी लोग तब। तो क्या कहना चाह रहा है, फिर भी उनके जीवन की वास्तविकता बहुत अलग है, इसके बावजूद कि लॉ बहुत ही स्पष्ट है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को लेकर, फिर भी इसलिए बोल रहा हूं कि एडवर्सेटिव चीजों की बात हम करेंगे। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो हैं वो अक्सर काम नहीं करते, अक्सर कार्यवाही नहीं करते, यदि उनको मजबूर ना किया जाए हायर अथॉरिटीज के द्वारा तब तक। डॉक्टर लेशराम्स केस, ये आपका जेनेटिव केस है। नाउन जब आप पढ़ते हैं उसमें आप केस पढ़ते हैं, हिंदी जब आप पढ़ते हैं तो कारक पढ़ते हैं। यहाँ जेनेटिव केस का मतलब संबंध कारक है, और संबंध कारक में हमने यूज किया अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, अपोस्ट्रॉफी का एक कमाल ये है कि अपोस्ट्रॉफी से पहले जिसके साथ जुड़ा रहता है वो नाउन होता है, अपोस्ट्रॉफी के बाद जो वर्ड होता है वो भी निश्चित रूप से नाउन ही होता है। अगर दो शब्द हुए तो दूसरा नाउन और पहला एडजेक्टिव हो जाएगा, तीन शब्द अगर हुए तो तीसरा नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडवर्ब, मतलब इस तरह से इसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं। इन डॉक्टर लेशराम्स केस, इस केस में हर यूनिवर्सिटी, उनकी यूनिवर्सिटी, मैंने कहा था कि महिला डॉक्टर का नाम है ये, इसलिए हर लगाया। हर यूनिवर्सिटी में हर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यूनिवर्सिटी नाउन है। उनका जो विश्वविद्यालय है उसने कर दिया इनकार, किस चीज से, अपडेट करने से। ये टू अपडेट हो गया इन्फिनेटिव। क्या इन्होंने अपडेट करने से इनकार किया, उनकी शैक्षणिक रिकॉर्ड्स, उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड, हर पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव और ये नाउन। साइटिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए क्योंकि ये सिमल्टेनियस एक्शन को डिनोट कर रहा है। सिमल्टेनियस एक्शन का मतलब है कॉन्करेंट एक्शन है, साथ साथ होने वाला कार्य है। साइटिंग का मतलब जिक्र करते हुए, जिक्र किसका, प्रतिक्रिया, जो आपके कह सकते हो प्रोसीजर से संबंधित जो हर्डल्स हैं, जो भी आपकी क्रियाविधियां हैं, उनसे संबंधित जो भी आपकी बाधाएं हैं, उसका जिक्र करते हुए अब ये डैश लगा के समझाया, सिम्टोमेटिक ऑफ ए सिस्टमेटिक मलाज। और ये जो है ये प्रतीकात्मक है, ये दिखाता है किस चीज़ का, कि आपका प्रणालीगत या प्रणाली से संबंधित बीमारी है, आपकी जो बेचैनी है उसको ये दिखा रहा है। सिस्टमेटिक एडजेक्टिव है, मलेज जो है आपका नाउन है। ठीक है, सिम्टोमेटिक जिस चीज का है उसके लिए ओ हमेशा लगेगा। फिर समझ लो डॉक्टर लेशराम के केस में उसकी यूनिवर्सिटी जो है उसने रिफ्यूज कर दिया, क्या करने से, अपडेट करने से, उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड्स को, किसका हवाला देते हुए, किसका जिक्र करते हुए, प्रोसीजरल हर्डल्स का हवाला देते हुए। अब ये दिखाता है किस चीज को, कि सिस्टम में कुछ तकलीफ है, सिस्टम की बीमारी चल रही है, इसको ये दिखाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स रूटीनली डिफर टू क्या होता है, देखो वैसे तो डिफर जो होता है ना वो स्थगित करना होता है, पोस्टपोन करना होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका एग्जैक्ट मतलब है वो स्थगित करना नहीं है, इसका मतलब है यील्ड टू, सबमिट टू, कंप्लाई विद। या एग्जैक्ट मतलब तो ये निकालो आप इसका कि आज्ञा का पालन करना, क्योंकि कंप्लाई विद दे रखा है आपको। या मैं इसको यूं कहूं कि किसी ने कुछ कहा उसी के अकॉर्डिंग कुछ मान लेना, इसलिए मैंने यील्ड टू या सबमिट टू कहा। यील्ड टू, सबमिट टू का मतलब है आत्मसमर्पण करना, घुटने टेकना, तो किसी की बात को स्वीकार कर लेना। क्वालिफाई, एक तो मॉडिफाई के अर्थ में क्वालिफाई आता है, यहां पे जो क्वालिफाई दे रखा है वो लिमिट या रेस्ट्रिक्ट, मतलब प्रतिबंधित करना या रोकना, इस अर्थ में आ रहा है। वैसे इसका यहां कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मतलब ये भी निकल सकता है निर्भर होना, तो डिपेंड भी इसका मतलब हो सकता है। मैंने कहा था कॉमन एरर जब डिस्कस किया, तो यहां डिपेंड भी आप इसका सिनोनिम के अंदर डाल सकते हो। और कैस्केडिंग जो दे रखा है वो क्रमशः है, एक के बाद एक है, चैन लाइक है, तो श्रृंखलाबद्ध तरीका है, श्रृंखला रूप में है, श्रृंखलाबद्ध। ठीक है, कैस्केडिंग। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर्स वैसे नाउन है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने का अधिकार केवल नाउन या प्रोनाउन के पास ही है, पता है आपको। रूटीनली है वो एडवर्ब है, एडवर्ब इसलिए है कि इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये वर्ब है। प्रशासक दैनिक रूप से क्या करते हैं, डिफर करते हैं, मतलब वो किसी चीज को मानते हैं, किस चीज को, द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव रीडिंग,
जो सबसे ज्यादा प्रतिबंधात्मक रीडिंग है, व्याख्या है किसकी? प्रोसीजर की। मतलब जो भी आपका प्रोसीजर है, जो भी तौर तरीका है उसकी। रेदर देन मतलब इसकी बजाय, रेदर देन के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? इंस्टीड ऑफ, के बजाय। किसकी बजाय? द स्पिरिट ऑफ द लॉ, लॉ की आत्मा की बजाय, कानून की आत्मा की बजाय, या फिर मैं यूं कहूं कि कानून का जो उद्देश्य है उसकी बजाय। स्पिरिट ऑफ लॉ का मतलब है वैसे तो कानून की आत्मा, और एग्जैक्ट वैसे निकालोगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये कानून का उद्देश्य है, कानून बना ही किस लिए है। ठीक है, तो प्रशासक दैनिक रूप से डिफर टू करते हैं, मतलब प्रशासक दैनिक रूप से उनके दिनचर्या में ये चीज है कि वो पालन करते हैं किस चीज का? सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव जो व्याख्या है उस चीज को। ठीक है, और ये रेस्ट्रिक्टिव व्याख्या है किसकी? प्रोसीजर की है। किसकी बजाय है? स्पिरिट ऑफ लॉ की बजाय। मतलब कानून में क्या लिखा है उसकी बजाय जो सबसे ज्यादा एक प्रतिबंधात्मक व्याख्या है प्रोसीजर की, उसको पालन वो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। इन द प्रेजेंट मैटर, वर्तमान वाला जो मामला है उसमें अगर देखें, द यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशन बोर्ड्स, विश्वविद्यालय और जो शैक्षणिक बोर्ड्स हैं, इन्होंने क्या किया? तो ये बेटा आपका हो गया सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट की वर्ब हो गई इंसिस्टेड, और इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? जोर देना होता है। इंसिस्ट का मतलब, वैसे यहां पे फिलहाल इसका मतलब आप निकाल लीजिए डिमांड करना। इसने डिमांड करी, इसने जोर दिया, इसी बात पर बार बार में जोर दिया। दैट की, ये कंजंक्शन है। कई बच्चों को हैबिट रहती है कि इंसिस्ट दिख जाए तो ऑन क्यों नहीं लगाया, तो ऑन लगाने के लिए फिर आपको प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी चाहिएगा, और चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मतलब नाउन या प्रोनाउन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे फिर ऑन की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है रटा रटा काम चल जाए कि इंसिस्ट दिख गया तो ऑन लगाना ही जरूरी है। अगर मैं ऑन लगाऊंगा तो फिर आपको एक आईएनजी फॉर्म चाहिएगी, या फिर मुझे नाउन या प्रोनाउन चाहिए था, लेकिन दैट लग के एक नया क्लोज ये ले रहा है, नया क्लोज है, नया सेंटेंस है, जहां पे ये करेक्शन सब्जेक्ट हो गया, मस्ट बिगिन है वर्ब हो गई। तो इस प्रेजेंट मैटर में, वर्तमान के मामले में, यूनिवर्सिटी और एजुकेशन बोर्ड्स जो हैं उन्होंने जोर दिया कि जो करेक्शंस हैं, जो संशोधन हैं, मस्ट बिगिन विद द अर्लीस्ट सर्टिफिकेट, उसकी शुरुआत होनी चाहिए सबसे अर्ली वाले सर्टिफिकेट, सबसे पहले वाले प्रमाण पत्र, उनसे शुरू होना चाहिए। क्वालिफाइंग रिकॉग्निशन, क्या करते हुए? इस मान्यता को निर्भर करते हुए, किस पर रखते हुए? कैस्केडिंग सेट, जो श्रृंखलाबद्ध एक के बाद एक जो एक ग्रुप है, ग्रुप किसका है? ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल्स का, नौकरशाही जो अधिकारी लोग हैं उनके अप्रूवल्स का, उनके द्वारा स्वीकृति का। फिर समझ लीजिएगा, वर्तमान मैटर में हुआ क्या है कि यूनिवर्सिटी और एजुकेशन बोर्ड्स ने जोर दिया है इस बात पर कि करेक्शंस की शुरुआत करो इनसे, अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट से, अर्लीस्ट सर्टिफिकेट से। क्या करते हुए? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। क्वालिफाई करते हुए, कहने का मतलब लिमिट करते हुए, रेस्ट्रिक्ट करते हुए, डिपेंड करते हुए। ठीक है, मतलब इस रिकॉग्निशन को इस चीज पर निर्भर कराते हुए कि श्रृंखलाबद्ध जो एक ग्रुप है ऑफिशियल्स के अप्रूवल्स का, उस पर निर्भर करते हुए। ठीक है, तो ये था आज के आपके इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।